मेडिटेशन कैसे करते हो और उस फोकस लाइक बोलते हैं ना कि हिंदी में मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं, तो उसका क्या रोल है मेडिटेशन में? I am nothing, I want nothing, and I do nothing. ओके। Approximately or even more than 72,000 nadis in the human body. दो या तीन नाड़ीज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस जंक्शन को भी बेसिकली कॉल अ चक्रा। ओके। सुना भी होगा कि नीचे मूलाधार से स्टार्ट होके फिर स्वादिष्ठाना, फिर मणिपुरा, फिर अनाहत आपके चेस्ट रीजन में, यहाँ पे, यहाँ विशुद्धि, यहाँ आज्ञा चक्र, और यहाँ टॉप ऑफ द हेड पे सहस्रार चक्र। ओके। तो these seven are the most. So right now the our idea of being a human is कि ये जो है, ये बॉडी ह्यूमन बीइंग है, ये बॉडी मैं हूँ, बट दिस इज नॉट ट्रू, राइट? दिस इज जस्ट अ फिजिकल बॉडी। यू आर एक्चुअली द कॉन्शियसनेस विच इज इनसाइड दिस बॉडी, ठीक है? बट मेडिटेशन इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट करती है, तो यू विल रियलाइज कि आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी बॉडी अलग अलग है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्मा। One is Sanchita karma, second is Prarabdha karma. For example, it is mantra meditation. For example, heartfulness meditation, and lot more, I guess. You've got a real, supernatural power. लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे साधना करते हैं, जो लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे मेडिटेट करते हैं, उन लोगों के मुंह से निकली हुई बात बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। हिंदी में इसको वाक सिद्धि बोलते हैं, कि आपके वायु जैसे बोलते हैं, पांच वायुज होती हैं आपके सिस्टम में: अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु, ज्ञान वायु। हेलो अभिनव, हाउ आर यू? सो आज राम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। सो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मेडिटेशन ऑल से, और बाद में फिर हम एडवांस मेडिटेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2-3 ईयर्स सबके लिए काफ़ी टफ थे। सो हाउ वाज योर लास्ट 5 ईयर्स? आई थिंक ये लास्ट 5 years वर द टफेस्ट ईयर्स मैं अपनी लाइफ के कह सकता हूँ। आई थिंक बहुत कुछ चल रहा था, एंड आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट वेरी वेल। सोने का एक्चुअली प्रॉपर्ली टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद से मैं कोविड आ गया, कोविड ने सिचुएशन और आई वुड से कि खराब ही कर दी, क्योंकि उसके बाद हमारे जो एटलीस्ट हमें ऑफिस से निकलना होता था वो चीज़ खत्म हो गई, तो हम लोग पूरा पूरे दिन पूरी रात बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ये 5 साल एक्चुअली दे रियली टेस्टेड अस, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट्स यू हैव टू पुट इन, और बाकी बाकी एस्पेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग ईयर्स थे। बट आई थिंक स्टिल अगर हम आसपास वालों की सिचुएशन देखें, जो लोग डायरेक्टली कोविड से इम्पैक्ट हुए थे, उसके कंपैरिजन में हम लोग, आई थिंक वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हुए कोविड से। मेरी फैमिली में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ, तो आई थिंक दिस वाज गुड। या सो लाइकवाइज जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो तभी मैंने ये मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट सुना था। सो तभी थोड़ा थोड़ा मैं उसमें इंडल्ज हुआ। सो हाउ डिड यू फाइंड मेडिटेशन, या आप कैसे मेडिटेशन करते हो जब करते हो? आई थिंक मेरा भी मेडिटेशन की जर्नी एक्चुअली लॉकडाउन में स्टार्ट हुई थी। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, सही मेडिटेशन प्रोग्राम, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मेरी भी जर्नी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट 2-2.5 years जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब से ही मैंने करना स्टार्ट किया है। तो बट आई थिंक जब से जर्नी स्टार्ट हुई तब से बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ मैं, एंड आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी। तो आई थिंक मैं बहुत डिटर्मिन्ड हूँ, इसलिए मैं इस जर्नी को आगे लेके जाने में भी। तो आप मेडिटेशन कैसे करते हो और उस फोकस वगैरह का, बोलते हैं ना कि हिंदी में मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं, तो उसका क्या रोल है मेडिटेशन में? आई थिंक इनफैक्ट मेडिटेशन इज एक्चुअली वेरी ऑपोजिट टू इट। आपको मेडिटेशन इज द अदर नेम फॉर एफर्टलेसनेस। जब आप करने बैठते हो तो आपको एक्चुअली ध्यान करने के लिए या एक जगह पे फोकस लाने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने होते, यू जस्ट हैव टू सिट। हमारे यहाँ 3 गोल्डन रूल्स जैसे बताए जाते हैं मेडिटेशन के: आई एम नथिंग, आई वांट नथिंग, एंड आई डू नथिंग। ओके। तो when you have to sit for meditation, you have to sit with a complete sense of, you have, as if you have completely surrendered yourself. कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में उस टाइम होते नहीं है। इट्स अ स्टेट ऑफ जीरोनेस, नथिंगनेस। तो आप कुछ भी उस टाइम सोच नहीं रहे होते हो, कुछ भी एफर्ट्स आप नहीं कर रहे होते, यू आर जस्ट सिटिंग, सिंपली सिटिंग, पीसफुली सिटिंग। दिस इज सो जितना मैंने भी किया है और मैंने सुना है लोगों से, सो स्टार्टिंग इनिशियली जब कोई मेडिटेशन करना स्टार्ट करता है, तो इनिशियली जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेडिटेट करना, तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो लोग बोलते हैं कि वापस जाओ, कि अपने आप को ये विजुलाइज करो कि यू आर मेडिटेटिंग। बट क्या फिर वो मेडिटेशन विजुलाइजेशन है, या वो नथिंगनेस की स्टेज कैसे अचीव होएगी? आई थिंक एक फॉर्मल इनिशिएशन इनटू मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट जस्ट मेडिटेशन। आई थिंक कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप परस्यू कर रहे हो, तो उसमें एक फॉर्मल इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एनलाइटेंड मास्टर अगर आपको इनिशिएट कर दे किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, तो वो जो ग्रेस होती है एक एनलाइटेंड मास्टर की, आई थिंक इट टेक्स यू अ लॉन्ग लॉन्ग वे।
तो ओके। आपको वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो आपको पहले तो फॉर्मल इनिशिएशन होना जरूरी है। इनिशिएशन के बिना आई डोंट थिंक, इसको दीक्षा बोलते हैं हिंदी में, आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की दीक्षा लेनी होती है। तो वो सिर्फ एक एनलाइटन मास्टर ही कर सकता है। अगर वो दीक्षा नहीं है, वो इनिशिएशन नहीं है, तो आप आई डोंट थिंक आप यू विल बी एबल टू सिट। फॉर एग्जांपल मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने खुद से ट्राई करने की कोशिश की, बट वो लोग 10 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाते। इतने सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, वो और परेशान होकर उठ के चले जाते हैं, नॉट इवन 10 मिनट्स। तो वो एक करेक्ट। चीज़ है जहाँ पर फॉर्मल इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि इनिशिएशन के बाद भी, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो नहीं कर पाओगे आप, आपको कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अब मैं बैठता हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम से मैं मेडिटेशन के लिए बैठ रहा हूँ, तो 20-25 मिनट से मैंने शुरू किया था, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तक कई बार हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है, कीप ऑन सिटिंग। फिर मेरे को एकदम से ध्यान आता है कि अरे उठना पड़ेगा। तो वो चीज़, वो वाली स्टेज आ जाती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। तो एक इनिशिएशन आई थिंक, और दूसरा आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना ऑनेस्ट हो आप अपने प्रोसेस के साथ। और आजकल लाइक जो मैं देख रहा हूँ, लाइक व्हाट आई आई ऑब्जर्व्ड इज कि जो यूथ है हमारा, वो लाइक स्पिरिचुअलिटी या ऐसे कॉन्सेप्ट लाइक नो फैप, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, इन सब कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इंडल्ज हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन जो थी। सो आपको क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन एंड फ्यूचर की जनरेशन किस साइड जा रही है? क्या वो मतलब आर वी गोइंग टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर और नॉट? आई थिंक ये सारे इश्यूज जो एक टाइम पे टैबूज हुआ करते थे फॉर अ होल लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक अब इन सभी इश्यूज पे बहुत ओपनली बातचीत हो रही है। कोई भी टॉपिक पहले, मतलब नॉट नेसेसरीली इंफॉर्मेशन वाइज बट ऑल्सो अवेयरनेस वाइज, आपको एक ज़्यादा एक स्टेज ऑफ अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के अंदर। बहुत सारे लोग ओपनली इन इश्यूज को डिस्कस करके वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छा है, एज लॉन्ग एज ये इन्फॉर्मेटिव प्रोसेसेस के लिए अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो आई ओके। थिंक इट्स समथिंग गुड विच वी आर डूइंग। एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीनेजर है या 20 ईयर्स ओल्ड है लेट्स से, तो उनको मेडिटेशन में क्यों आना चाहिए? उनके लिए क्या रखा है इसमें? मतलब क्या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में या मे बी रिलेशनशिप्स में इससे कोई फ़ायदा होता है मेडिटेशन से या नहीं? आई थिंक कोई भी एस्पेक्ट ऐसा होगा नहीं आपकी लाइफ का जो इससे अनटच्ड रहेगा, इफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट। करेक्ट। हर हर एज के लोगों के लिए, हर प्रोफेशन के लोगों के लिए, हर ऑक्यूपेशन के लोगों के लिए इट हैज समथिंग टू ऑफर। तो आई थिंक लाइक यू सेड 18 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों को अपनी लाइफ के टफेस्ट सिचुएशंस अभी फेस करनी है। अभी सबसे टफ सिचुएशंस आनी बाकी हैं इन लोगों के लिए। यस। तो आई थिंक इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन, इनफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपका एक मजबूत बेस है अपने अंदर, एंड यू नो हाउ टू डू थिंग्स। तो आई थिंक मेडिटेशन गिव्स यू इनफ क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आपके पास ये क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी, अगर आप अपने अपने अंदर आप एटलीस्ट क्लियर हो, तो आप बाहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व बेटर कर पाओगे। तो ओके। आई थिंक इन लोगों के लिए अगर अभी से, इस एज ग्रुप के लोगों के लिए अगर अभी से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए, तो आई थिंक ये बेटर डील कर पाएंगे अपनी लाइफ के सिचुएशंस को। और एकदम से ऐसे एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो आजकल चीज़ें बहुत कॉमन है, आई थिंक इनसे थोड़ा सा अनटच्ड रहेंगे, थोड़ा सा बच के रहेंगे। ओके। ओके। विजुअलाइजेशन का कोई मेडिटेशन में रोल है? फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम मेडिटेटिंग, सो उसका विजुअलाइजेशन से कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? नहीं, नॉट विद मेडिटेशन आई वुड से। विजुअलाइजेशन को बहुत सारे स्कूल्स में, स्कूल ऑफ थॉट्स में एज अ सेपरेट स्पिरिचुअल प्रोसेस माना जाता है। ओके। इसको विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़े सारे नामों से इसको लोग जानते हैं। बट आई थिंक मेडिटेशन इज नॉट विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन इज लाइक आई सेड एफर्टलेसनेस। वहां पर आपको कुछ भी बैठ के सोचना नहीं होता, वहां पर आपको कुछ भी बैठ के ड्रीम या इमेजिन नहीं करना होता, वहां पर आपको बैठ के इनफैक्ट कुछ मांगना भी नहीं होता। एक टाइम के लिए यू हैव टू गिव अप योर डिजायर्स एज वेल, कि मेरे को ये चाहिए, आपको वो थॉट भी अपने अंदर से निकालना होता। दिस इज मेडिटेशन। बट आई थिंक एज अ सेपरेट प्रोसेस, विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी ये सब चीजें हैं, ये एक सेपरेट प्रोसेस, एज अ सेपरेट प्रोसेस, आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोसेस। आप लोगों को विजुअलाइजेशन करना, या हम लोगों को इमेजिन करना चीज़ों को, ये एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होते रहना चाहिए। Since it's been a while that you are in this, spiritual journey, so what role has spirituality or let's say meditation has played in your life? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैंने मेडिटेशन तब, आई फाउंड मेडिटेशन जब सबसे ज़्यादा टफ ईयर्स, लाइक आई सेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो, की सबसे ज़्यादा टफ ईयर्स थे हमारे आखिरी 5 साल। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा टफ अगर मैं बोलूँ तो आखिरी 3 साल, क्योंकि उस टाइम पे आर्टिकलशिप, पढ़ाई, सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो वी Correct. वर मैनेजिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग टुगेदर, एंड उसके बाद कोविड ने और इम्पैक्ट कर दिया था लोगों को, लाइव्स को। तो ऐसे टाइम पे मेडिटेशन उठाया, एंड इट गेव मी द मच नीडेड पीस ऑफ माइंड। एक एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिली वहाँ से।
और टफ सिचुएशंस आने के बाद भी आई थिंक अब तो ऐसा हो गया है कि फॉर एग्जांपल पहले किसी मैनेजर का या पहले किसी सीनियर का कॉल हो जाता था कि भाई ये काम करके देना है, ये काम करना, तो फट जाती थी एकदम से कि कैसे होगा, कभी पहले किया नहीं वो वाली चीज़ होती थी। पर अब ऐसा नहीं होता। अब भी कॉल्स अभी भी आते हैं, वो चीज़ें अभी भी होती हैं, पर अब कहीं ना कहीं अंदर से एक कॉल, एक आवाज़ उठती है कि ठीक है यार, मैनेज हो जाएगा, लाइफ में बहुत कुछ करा, तू कर लेगा, डोंट वरी। तो वो एंजाइटी, वो फियर वाली सिचुएशन अब आती नहीं है। अब एक बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक क्लैरिटी के साथ आई अप्रोच द सिचुएशंस एंड आई उनको डील करता हूँ मैं। सो बेसिकली कामनेस आ गई है उससे, राइट? हाँ कि हाँ लाइक हम बेटर डील कर पा रहे हैं उससे। हाँ। ऑन अ फिजिकल लेवल ये एडवांटेजेस हैं मेडिटेशन के, हम्म। बट ऑन अ सटल लेवल और भी बहुत सारे एडवांटेजेस जो हम बात करेंगे आराम से, बट या। एंड जो स्पिरिचुअलिटी है, इज इट ऑल अबाउट मेडिटेटिंग या कोई और भी प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें? सी अल्टीमेट एम हर प्रैक्टिस का वही है कि ओके। आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड अचीव करनी है जहां पर वही नथिंगनेस वाली जो मैंने बात करी, या जीरोनेस वाली जो मैंने बात करी, या स्टेट ऑफ बीइंग इन नथिंग वाली जो मैंने बात करी, वो स्टेट अचीव करनी है। सो दैट आप उस स्टेट को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके वो स्टेट आपकी रियलिटी ऑफ लाइफ बन जाए। मतलब आप हमेशा पूरा दिन 24 आवर्स अ डे आप उस स्टेट में रह पाओ, वो हम्म। अल्टीमेट एम है। तो अब बहुत सारे तरीकों से उस अल्टीमेट एम को रियलाइज करा जा सकता है। मेडिटेशन इज वन ऑफ देम, द इजीएस्ट वन। उसके हम्म। अलावा और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग एनलाइटेंड मास्टर्स ने अलग अलग टाइम्स पर डेवलप करी हैं और अपने डिसाइपल्स को उसमें इनिशिएट करा है और वो लोग उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो आई थिंक प्रैक्टिसेस बहुत सारी हो सकती हैं, बट सबका अल्टीमेट एम वही होता है। ओके। ओके। सो आई हैव आल्सो हर्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड चक्रास। तो चक्रास का मेडिटेशन में क्या रोल है, एंड व्हाट आर दीस चक्रास? ओके, सो इफ टेक्निकली अगर बात करें तो देर आर अप्रोक्सीमेटली और इवन मोर देन 72,000 नाडीज इन द ह्यूमन बॉडी। ओके। So nadi should not be confused with nerves. First of all, nerves नसें अलग चीज होती है, nadis are is a different concept. So what nadis are basically, nadis are the passages or the pathways जिनसे the energy flows in your body. Energy is called prana in Sanskrit. ओके। तो the passages जिनसे प्राणा फ्लो करता है आपकी बॉडी में उनको नाडीज बोलते हैं। तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 72,000 नाडीज इन अ ह्यूमन बॉडी। नाउ जहां पर भी ये दो या तीन नाडीज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस जंक्शन को भी बेसिकली कॉल अ चक्रा। ओके। सो गॉट इट। ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, ऑल्दो ये नंबर डिफाइंड नहीं है कहीं पर भी, ये अलग अलग एनलाइटेंड मास्टर्स ने अलग अलग नंबर्स बोले हैं। कोई 108 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 12 बोलता है, बट अप्रोक्सीमेटली देर आर 108 चक्रास इन ह्यूमन बॉडी। ओके। सो आउट ऑफ दीज 108 चक्रास, द 7 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जिनके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा कि नीचे मूलाधारा से स्टार्ट होके फिर स्वादिष्ठाना, फिर मणिपुरा, फिर अनाहता आपके चेस्ट रीजन में, यहाँ पे, यहाँ विशुद्धि, यहाँ आज्ञा चक्र, और यहाँ टॉप ऑफ द हेड पे सहस्रार चक्र। ओके। So these seven are the most important ones. So this is the concept of chakras. Now क्या है ये, क्या रोल? एक्चुअली दे डोंट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब इनका कोई फिजिकल लेवल पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल हार्ट चक्रा यहाँ पे होता है, जैसे अनाहत बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस रीजन को खोल के देखोगे तो ऐसे नहीं आपको वहाँ पे कुछ मिल जाएगा राउंड शेप का या ऐसा कुछ। दे गुड। डू नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट दे एग्जिस्ट इन अ सटल वर्ल्ड, यू नो। तो ये वो होते हैं। अगर आप इनको, इन पैसेजेस को, इन चक्रास, अगर ये चक्रास आपके ब्लॉक्ड होंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी यानी प्राणा का फ्लो ब्लॉक हो रहा होगा कहीं ना कहीं। एंड दीज आर नॉट गुड फॉर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। अगर आपने एक ओपन फ्लो इंश्योर कर लिया अपने प्राणा का थ्रू आउट योर बॉडी, तो देर इज समथिंग, अलॉट कैन हैपन बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल हर एक चक्र की अपनी अलग एक फंक्शनैलिटी होती है। मूलाधारा की अगर हम बात करें तो मूलाधारा चक्र इज एसोसिएटेड विद दी the structure of your of the human body। जैसे नाम ओके। में ही है मूलाधार, मूल मतलब बेसिक, आधार मतलब स्ट्रक्चर, द ओके। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो दिस चक्र इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी, आपके ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर स्टेबल होगा या वीक होगा। जिसका वहाँ पे एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा, उसका, उसकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, उसका ओवरऑल एक बहुत बहुत बीमार पड़ेगा फ्रीक्वेंटली, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऐसे इंसान की। बट अगर किसी का मूलाधारा बहुत स्ट्रांग है तो जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा, उसको जल्दी से बीमारियां कुछ कर नहीं सकती हैं, वो वैसे ही लाइफ में एक बहुत स्ट्रांग लाइफ जिएगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। ओके। नॉट मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली वेरी स्ट्रांग। ओके। तो ऐसे हर चक्र की एक अलग फंक्शनैलिटी होती है। वो स्वादिष्ठाना, स्वादिष्ठाना चक्र इज बिहाइंड योर जेनिटल ऑर्गन्स। ओके। तो यहाँ पर अगर किसी की एनर्जी ब्लॉक हो रही है तो ही वुड बी अ प्लेजर सीकर इन लाइफ, नॉट जस्ट द फिजिकल प्लेजर्स, बट ऑल्सो मे बी फूड और मे बी घूमने फिरने का शौकीन। सो बेसिकली अ प्लेजर सीकर।
हर Okay. हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यू वुड सीक प्लेजर ओनली। Okay. उसके बाद इन योर नेवल रीजन, आपके नाभि वाले एरिया में, दिस इज मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र इज एसोसिएटेड विद डूअरशिप। तो जिसकी यहाँ पे एनर्जी बहुत ओपनली फ्लो हो रही होगी, Hmm. ऐसा इंसान वुड ऑलवेज बिलीव इन डूइंग समथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया को चेंज करने के थॉट्स, प्राइम मिनिस्टर बनने के थॉट्स में भी, या एक बड़ा बिजनेसमैन बन के चेंज लाने के थॉट्स, इस तरह के थॉट्स उसके मन में होंगे। अनाहत चक्र इज एसोसिएटेड विद योर क्रिएटिविटी, हाउ क्रिएटिव आर यू, हाउ लविंग आर यू, थोड़ा सा इट इज हार्ट चक्र, इट इज एसोसिएटेड विद लव। Okay. और देन विशुद्धि चक्र अगेन, ऐसे लोग बहुत ज्यादा आगे जाते हैं लाइफ में। आज्ञा चक्र इज एसोसिएटेड विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड। For Okay. we already say this कि these two eyes can only give you the perception of the physical world। मतलब इन दो आंखों से आप सिर्फ physical world को perceive कर सकते हो, but if you want to go beyond, तो Hmm. then we call it third eye। दोनों eyebrows के बीच में यहाँ पर होता है आज्ञा चक्र। तो Okay. it gives it actually, ये थर्ड आई आपको वो दिखाती है जो आपको ये दोनों आंखें नहीं दिखा सकती। तो you have enough clarity of mind when your आज्ञा चक्र is active। Then this is सहस्रार चक्र, top of the head। यहाँ पर जैसे कि दिस इज अ चक्र ऑफ एक्सट्रीम ब्लिसफुलनेस, एक्सटेसी, बहुत जॉयफुलनेस। अगर ऐसा इंसान कभी जल्दी से ऐसे छोटी या बड़ी बातों को लेके परेशान नहीं होगा, वो जॉयफुल रहेगा हमेशा, जस्ट लाइक यू। Got it. So these are the different properties of each chakra। Okay. So when we meditate, energy flows into us, right? So are these chakras get, activated, or they are continuously getting activated when, do meditation or not? So what is the concept behind this? नहीं, actually so these chakras you have to see if you are if it depends upon your karmic and evolutionary background। ठीक है, Okay. your karmic structures and evolutionary background, sometimes people have these chakras open from the very time they were born। जब Okay. से वो पैदा हुए थे तब से उनके चक्रास एक्टिव होंगे। Okay. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डोरमेंट होते हैं, एंड यू हैव टू वर्क आउट टू मेक देम एक्टिव। Okay. आपको उनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिफरेंट, मेडिटेशन इज वन जनरलाइज अप्रोच फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। मेडिटेशन कैन डू वंडर्स फॉर यू। मतलब इफ यू आर सिंपली मेडिटेटिंग, यू कैन बी ऑलमोस्ट सर्टेन कि आपके चक्रा साथ साथ एक्टिव हो रहे होंगे। मतलब आप डेडिकेटेडली उनको एम नहीं कर रहे होगे मेडिटेशन के टाइम पे, बट वो हो रहे हैं साथ साथ। Okay. मेडिटेशन के अलावा देयर आर स्पेसिफिक वेज जो आपके स्पेसिफिक चक्रास को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन योगासनास जो आपके मूलाधारा को टारगेट करेंगे। देयर आर फॉर एग्जांपल सूर्य नमस्कार टारगेट्स और मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस जिसे बोलते हैं, नेवल रीजन वाला। Okay. तो सूर्य नमस्कार इज नोन टू एक्टिव योर मणिपुरा चक्र। तो देयर आर स्पेसिफिक वेज जिनसे आप अपने चक्रास को अनब्लॉक कर सकते हो, बट मेडिटेशन इज समथिंग जो हर चीज का सोल्यूशन है, लाइक आई सेड। तो अगर आप इवन इफ यू आर ओनली मेडिटेटिंग, तो भी यू कैन बी ऑलमोस्ट सर्टेन कि आपका काम साथ साथ हो रहा है। So that means, for example, if there is a person who, let's say, wants to be creative, so he can specifically try that specific yoga asana, which enhance that chakra specifically. Right. That work on specifically work on that chakra. Right. Okay. And have you heard about astral travel? Like I have read in some books that after doing advanced meditation, or after you have achieved a certain stage of meditation, you would be able to travel, having your body there, you would be able to travel, so which is called astral travel. So are you aware about the concept? I would say see, I don't know, मतलब I really doubt कि जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कितना ज़्यादा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आज आप और मैं किसी टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, चक्रास के बारे में बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। Right. तो लोग सुनेंगे, फिर उसको विजुलाइज करना शुरू करेंगे, इमेजिन करना शुरू करेंगे, एंड दे विल एंड अप इन अ हैलुसिनेटरी, बीइंग इन अ हैलुसिनेटरी स्टेज। तो आज के टाइम पे लोग इमेजिन ज्यादा कर रहे हैं चीजों को, लोग हैलुसिनेशन में ज्यादा हैं रादर देन एक्चुअली हैविंग दैट एक्सपीरियंस देमसेल्व्स। तो पता नहीं कितने लोगों ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों ने खुद ने कितनी ये बार एक्सपीरियंस करा है। ज्यादातर टाइम तो ये इमेजिनेशन ही है, बट आई थिंक एस्ट्रल प्रोजेक्शन और एस्ट्रल ट्रैवल इज वेरी मच अ रियलिटी। वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ डीप इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, वहां पर यू विल रियलाइज कि so what meditation does is कि so right now our idea of being a human is कि ये जो है, ये body human being है, ये body मैं हूँ, but this is not true, right? This is just a physical body. You are actually the consciousness which is inside this body. Correct. Consciousness का the दूसरा नाम is soul. Simple language में you can call it a soul.
So you are not this physical body. This is a great misconception. You are not this physical body. You are actually the consciousness which is inside this physical body. Hmm. So what meditation does is कि meditation actually creates a gap between the two. This is your physical body right now. They are Hmm. combined. आपके perception में वो दोनों एक हैं. But meditation इन दोनों के बीच में gap create करती है. तो you will realize कि आपकी consciousness और आपकी body अलग अलग है. तो when you are established deep in this practice, तो धीरे धीरे आपकी consciousness पे आपका control strong होता जाएगा. Hmm. तो यहाँ पर देयर विल बी स्टेज, आपने सुना होगा पुराने टाइम पे लोग अपनी बॉडीज को ड्रॉप करके व्हेनेवर दे वांट, जैसे इच्छा मृत्यु बोलते थे, जब वो चाहते थे वो अपना शरीर छोड़ के जा सकते थे. Right. तो वो कैसे करते थे, वो उनकी कॉन्शियसनेस पे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था. वो जब भी चाहते थे वो अपनी बॉडी से एग्जिट कर सकते थे, जब भी चाहते थे वो अपनी बॉडी में वापस आ सकते थे. तो दिस इज व्हाट एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज. कुछ लोग जो बहुत डीप मेडिटेशन में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के पास एक कंट्रोल आ गया है कि वो अपनी विलिंगली अपनी कॉन्शियसली अपनी बॉडी को वो छोड़कर एग्जिट कर सकते हैं और वो वापस आ सकते हैं. तो दिस इज व्हाट एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज. बट आई थिंक अगेन आई वुड से कि ये चीज वो लोग जो एक प्रॉपर एनलाइटन मास्टर के थ्रू इनिशिएट नहीं हुए मेडिटेशन की प्रैक्टिस में, दे शुड नॉट टारगेट दिस, क्योंकि बहुत गड़बड़ भी हो सकती है. आई थिंक आप डीप चले गए एंड समहाउ यू वर एबल टू एग्जिट द बॉडी, बट नाउ यू आर नॉट, यू डोंट नो हाउ टू एंटर द बॉडी अगेन. Then तो that's हो a गया problem. काम. Yeah. तो इसीलिए यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ एनलाइटन मास्टर मैं बोलूंगा, क्योंकि एक एनलाइटन मास्टर मेक श्योर कि आपको वो एक्सपीरियंसेस आपको तभी मिले जब आप एक्चुअली उनके लिए रेडी हो. Correct. तो दिस इज द रोल ऑफ एन एनलाइटन मास्टर. What is the role of enlightenment? Since you have mentioned multiple times ki enlightenment, what do you mean by enlightenment? आई थिंक अ वेरी डीप क्वेश्चन. मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ये एक्सप्लेन करने के लिए. Okay. So basically so I have to start with the concept of karma, right? So there are 3 types of karma. One is sanchita karma, second is prarabdha karma, and third is agami karma. To make this discussion simple, we will discuss only the 2 types of karma, sanchita karma and prarabdha karma. Okay. So so this is not the first lifetime we have come on this planet, right? इससे पहले भी we have come here millions of times, and इसके बाद भी we have to come millions of times. तो जितनी बार भी हम इससे पहले यहाँ पर आए हैं, हमने कुछ कुछ एक्शंस करे होंगे, कुछ कुछ काम करे होंगे. वो सब एक्शंस उनको हम कर्मा बोलते हैं. उन सब का वो सब कर्मा एक जगह पे अक्यूमुलेट हो रहा है, जिसको नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म, मतलब ये सब एक इमेजिन करने के मैं पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि वो एक जगह अक्यूमुलेट हो रहा है, एक जगह उसका एक वेयर हाउस बन रहा है. इस तरह से इसको इमेजिन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा. उसका एक तरीके से एक स्टॉक उसका कंपाइल होता जा रहा है. तो इस स्टॉक को, ये जो टोटल वेयर हाउस है आपका, जो टोटल स्टॉक है आपका, उन सब एक्शंस का, उन सब कर्मास को जो आपने आज तक करे हैं, इसको हम बोलते हैं संचिता कर्मा. सो संचिता कर्मा इज व्हाट? संचिता कर्मा इज योर टोटल वेयर हाउस ऑफ ऑल द एक्शंस यू हैव डन इन ऑल द प्रीवियस लाइफ टाइम्स इंक्लूडिंग दिस वन. All the karmas. यस. अब नाउ संचिता कर्मा एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है. हर लाइफ टाइम में जब भी आप यहाँ पर आते हो, उस टोटल वेयर हाउस में से एक थोड़ा सा पोर्शन आपको एलोकेट किया जाता है, सो दैट आप उसको इस लाइफ टाइम में एटलीस्ट इतना बर्न करके जाओ. इसको बोलते हैं, इस एलोकेटेड पोर्शन को बोलते हैं आउट ऑफ संचिता, इसको बोलते हैं प्रारब्ध. सो यहाँ पर आप आते हो, आपको प्रारब्ध बर्न करना होता है और आप चले जाते हो. फिर आप फिर से आपको थोड़ा सा प्रारब्ध एलोकेट होगा, आप उसको बंद करोगे, आप चले जाओगे. तो धीरे धीरे क्या होगा, संचिता 0 हो गया. जैसे आपका संचिता 0 हो गया, वैसे ही अब यू हैव नथिंग टू बर्न नाउ. आपने सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया है. तो यहाँ पर यू विल बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्योंकि आपके पास सब कुछ बर्न करने के लिए बचा नहीं है. तो वंस यू बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इस स्टेज को बोलते हैं एनलाइटनमेंट. कि अब आप अपनी मर्जी से चाहो तो आप रीबर्थ ले सकते हो, बट यू आर नॉट फोर्स बिकॉज ऑफ कर्मा. बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी करते हैं. हम लोग जितना बर्न करना था इस बार वो तो बर्न करते नहीं, हम लोग उल्टा और कंपाइल कर लेते हैं. स्टॉक और तो वो स्टॉक और बढ़ता जा रहा है. Okay. तो आई थिंक वहां पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का रोल आता है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डालती हैं आपकी लाइफ को. वो काम जो शायद वो कर्मा जो आप शायद 100 लाइफ टाइम्स में बर्न करते हैं, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आपको मिल गई, आप किसी प्रैक्टिस में इनिशिएट हो गए, तो वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और आप वही काम जो शायद आप 100 लाइफ टाइम लेके करते हैं, वो आप इसी लाइफ टाइम में कर जाते हैं. तो ये रोल है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का. दैट्स व्हाई वी से कि ये these spiritual practices take us towards the enlightenment. Got the concept. So since I have heard there are multiple types of techniques by which we can meditate. For example, it is mantra meditation, for example heartfulness meditation, and lot more, I guess, right? So what are these types, and how do you meditate? Do you try different at different point of time, or do you stick to one type of meditation?
आई थिंक ये सब तरीके हैं कन्वीनियंस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। आपको मेडिटेशन में जाने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि उन लोगों को पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा म्यूजिक चाहिए होता है, तो थोड़ा सा ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद दे फॉल इनटू मेडिटेशन। बहुत सारे लोग ओम चैंटिंग करते हैं बिफोर दे स्टार्ट मेडिटेशन, उससे उनका ध्यान बेटर लगता है। बहुत सारे लोग लाइक यू सेड मंत्रा मेडिटेशन, जो मैंने ओम मेडिटेशन कहा, या फिर हार्टफुलनेस मेडिटेशन की, वो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर इन्वोक करेंगे सबसे पहले, उसके राइट। बाद दे विल फॉलो इनटू मेडिटेशन। सो आई थिंक ये सब तरीके हैं जिससे आपका ध्यान, जिससे आपका मेडिटेशन थोड़ा और डीप हो, थोड़ा और बेटर हो। बट आई थिंक अल्टीमेटली मेडिटेशन इज वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंट वे जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये तरीके हो सकते हैं कि आप किस किस तरीके से मेडिटेशन में एंटर करते हो, बट उसके बाद जर्नी से। Okay, okay. So what are some advanced techniques of meditation, or what are the advancements in meditation? I think actually there is no terminology for this advancement of meditation. I think जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में अपने आप को ज्यादा एस्टैब्लिश करते जाते हो, ज्यादा ज्यादा डीप जाने लग जाते हो, तो वही आपके एडवांसमेंट वहाँ हो रही होती है। आप जैसे जैसे जितना जितना डीप जाओगे, वैसे वैसे उतने उतने डायमेंशंस आपके लिए ओपन होंगे। अभी Okay. हमारा जो डायमेंशन है, अभी हम जो चीज़ों को परसीव कर सकते हैं, वो बहुत लिमिटेड सी फ्रीक्वेंसी, एक लिमिटेड से बैंड में हम चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। बट वंस यू आर एस्टैब्लिश डीप इन दिस प्रैक्टिस, तो ऐसी चीज़ें जो शायद फिजिकली एग्जिस्ट नहीं भी करती हैं, वो चीज़ भी आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो आई थिंक उसी को शायद टर्मिनोलॉजी वाइज उसको शायद एडवांस मेडिटेशन बोलते होंगे, बट आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, कि आप कितना कंसिस्टेंट हो, कितना अच्छे से आपको उस प्रैक्टिस, आप उस प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हो। Like I heard that practice makes the man perfect, so this concept also applies there. Right. Right. Okay. So I have also heard and read about siddhis. Like, for example, any person who is doing consistently meditation and he is at some advanced stage in the meditation, so it is probable that he'll get some siddhis on the way. So what is the concept of siddhis, and have you got any siddhi right now? I would not disclose it if I got something. Okay. So I think again a great question. I think so this path, ये path ही ऐसा है जहाँ पर see, ultimate aim is enlightenment, right? Ultimate aim is enlightenment, liberation, freedom, whatever you call it. Okay. उस अल्टीमेट एम को रियलाइज करने के लिए जो हमें प्रैक्टिसेस करते हैं, जो हमें प्रोसेसेस डेली बेसिस पे हम करते हैं, इसको हम साधना बोलते हैं टेक्निकली। तो साधना करते करते देयर विल बी ऐसे यू विल एनकाउंटर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पर यू विल रियलाइज कि अरे यू हैव गॉट अ रियल सुपरनैचुरल पावर, इट अपेरेंटली लुक्स लाइक अ सुपरनैचुरल पावर। तो ये चीज़ें अनलॉक होती हैं, दिस इज अ ट्रूथ, ये चीज़ें बिल्कुल अनलॉक होती हैं, और आपके एनलाइटनमेंट के पाथ में ये चीज़ें अनलॉक होती रहेंगी। बट आई थिंक एक सीकर, बीइंग अ स्पिरिचुअल सीकर, आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ तो जो लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे साधना करते हैं, जो लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे मेडिटेट करते हैं, उन लोगों के मुंह से निकली हुई बात बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। उन लोगों ने Okay. मुंह से कोई चीज़ निकाली और यूनिवर्स उसको सच बनाने में लग जाता है। Okay. तो मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको वाक सिद्धि बोलते हैं, कि आपके मुंह से जो भी निकला वो मैनिफेस्ट हो गया। Okay. ये एक सिद्धि है। Okay. अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ सिद्धीज की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हमने साइंस की बुक्स में पढ़ा है अपने बचपन में कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो एक बहुत लिमिटेड सी रेंज में साउंड्स को सुन सकते हैं। मतलब ना इससे नीचे ना इससे ऊपर वाली साउंड्स को हम सुन सकते हैं, सिर्फ इसके बीच में जो साउंड्स होंगे हम उनको सुन सकते हैं। दिस इज नॉट ट्रू विद जस्ट साउंड्स, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ अप्लाई होती है। हम बहुत सारी चीज़ें देख भी नहीं सकते, हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, क्योंकि हम लोगों का जो परसेप्शन है वो बहुत लिमिटेड है अभी तक। बट बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने सुना है डॉग्स और कैट्स, वो इस रेंज के बाहर की वॉइसेस को, फ्रीक्वेंसीज को भी सुन सकते हैं। Correct. डॉग्स कई बार डिसएम्बॉडीड बीइंग्स या वो लोग जो अपनी बॉडी लूज कर चुके हैं, वो एनर्जीज को वो डॉग एक्सपीरियंस कर लेते हैं। Correct. तो ह्यूमन परसेप्शन में भी ये चीज़ें, ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, हमारे लिए बहुत हद तक अवेलेबल है, बट ये हम लोग वहां तक पहुंच नहीं रहे, हमने अपने उन स्किल्स को कहीं ना कहीं दबा दिया। जब आप साधना करोगे, जब आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, तो वो चीज़ें फिर से पॉलिश होंगी, वो चीज़ें उभर के सामने आएंगी। तो विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हायर डायमेंशन जो अभी तक आपके लिए एकदम अनएक्सप्लोर्ड थे। तो आपको Okay. लगेगा अरे ये सब मैं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए तो मैं तो सुपर नेचुरल हूँ इसका मतलब। तो बहुत सारे So लोग क्या this is करेंगे, अपने आप को concept. मोडिफाई करना शुरू कर देंगे और दुनिया को बताना शुरू कर देंगे, देखो देखो मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने एक्चुअल पाथ से। आपका अल्टीमेट गोल इज एनलाइटनमेंट, आप वहां से Okay. डिस्ट्रैक्ट हो।
आई थिंक हमें आर्ट में बहुत क्लियरली बताया जाता है कि ये चीजें होंगी आपके साथ हम्म, और आपको इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अल्टीमेट एम वही रहना चाहिए। और ये चीजें होंगी, रास्ते में आएंगी, बट उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग जरूर होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे को मिल गई, ये सिद्धि मेरे को मिल गई है, बट हम्म। ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए चीजों पर। What is death and what happens after death? ओके, सो आई थिंक सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है मेडिकल लैंग्वेज में, या डॉक्टर्स आपको डेड तब डिक्लेयर करते हैं जब आपकी सांस चलना बंद हो जाती है, राइट, वेरी बेसिक। तो जब आपकी सांस चलना बंद हो गई, यू विल बी डिक्लेयर्ड एज डेड, मेडिकली डेड। Right. तो बट योगिक टर्मिनोलॉजी में, योगिक कल्चर में हम आपको तब डेड नहीं मानते। देर आर एक्चुअली 5 वायुस, पंच वायु जिसे बोलते हैं, 5 वायुस होती हैं आपके सिस्टम में, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, ज्ञान वायु, ज्ञान वायु, ऐसे करके 5 वायुस होती हैं आपके सिस्टम में, जो Okay. कि आपके मेडिकली जब आप डिक्लेयर हो जाते हो डेड, उसके बाद धीरे 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 करके आपकी बॉडी से एग्जिट करती है। तो ये फुल एग्जिट प्रोसेस इट कैन टेक अप टू 3 to 4 days, अगर डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डेथ कैसे हुई है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉज रहा है आपकी डेथ का, उसके बेसिस पे ये एग्जिट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ब्रूटल डेथ हुई थी, अगर आपका कोई सुसाइड था, सुसाइड का केस था, या फिर अगर कोई मर्डर का केस था, तो वहां पर इट मे टेक अप टू 3 to 4 days। तो Okay. इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे डेथ रिचुअल्स होते हैं उसमें जो एक दिन वो होता है ना, चौथा चौथा बोलते हैं, Hmm. तो उसकी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होती है कि 4 दिनों तक रेगुलरली हम लोग इंटेंस रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि 4 दिन तक ऐसा माना जाता है कि हो सकता है अभी तक आपके वायुस आपकी बॉडी में से एग्जिट कर रहे हैं। Okay. तो इसके लिए इनकी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होती है। तो आई थिंक जब ये पांचों वायुस आपकी बॉडी में से एग्जिट कर जाती हैं, तब यू विल बी डिक्लेयर्ड डेड, यू विल बी कंप्लीटली डेड। ठीक है। तो इन सब वायुस की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले अपाना वायु, आपकी बॉडी से टेम्परेचर, आपकी बॉडी ठंडी पड़नी शुरू होगी सबसे पहले, उसके बाद आपकी बॉडी में से वेट खत्म हो जाएगा। देखा है ना कि एक डेड बॉडी एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा भारी होती है, Right. उसको 2-3 लोग मिलकर उठाएंगे तब वो भारी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें से एक वायु निकल गया जो आपकी बॉयंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो आपके वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। Hmm. तो ऐसे करके धीरे धीरे बॉडी में से सारी वायुस निकल जाएंगी, तब यू विल बी डिक्लेयर्ड एज डेड। तो नॉट जब आपकी सांस चलनी बंद हो गई तब। Okay. Okay. तो आई थिंक ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग गलत समझते हैं कि Hmm. ऐसा। एंड क्या रीबर्थ पॉसिबल है फिर? मतलब क्या होता है रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट, और स्क्रिप्चर क्या बोलते हैं? सी यहाँ पर रीबर्थ एक एकदम एक लिविंग रियलिटी है। हम्म, रीबर्थ डिपेंड करता है कि आपके कार्मिक अकाउंट्स कैसे हैं, आपकी स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन कैसी है, और आपने अपनी जो डेथ की जो मोमेंट थी आपने उसको कैसे हैंडल करा था। हम्म, तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो फाइनल मोमेंट है अलाइवनेस की, जब आप जिंदा हो, जो हम्म, ट्रांजिशन वाली मोमेंट होगी आपकी, जब आप वेकफुलनेस से डेथ की तरफ बढ़ रहे होगे, जो ट्रांजिशन वाला जो सेंटर पॉइंट होगा, जो वो मोमेंट होगा, उसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था वो डिटरमाइन करेगा आपके डेथ की बाद की जर्नी कैसी होगी। ओके। तो अगर आपने, जैसे ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ज्यादातर लोग जब उनको पता चलेगा यार डेथ आ रही है, तो वो फेयरफुल हो जाएंगे, मिजरेबल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डर लगेगा उनको। तो जैसे ही उनकी डेथ हुई उसके बाद वो उसी स्टेज में आगे कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट। ठीक है, पर अगर somehow you were able to make this last moment a wonderful moment, आप उस टाइम पर मेडिटेटिव हो गए, आप उस टाइम पर अवेयर हो गए, तो आप उसके बाद, ऐसा क्यों होता है मैं ये भी बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी, जब तक हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, एक हमारे पास एक ब्रेन है, राइट। ये ब्रेन हमें बताता है क्या लेफ्ट है, क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है। तो ये बेसिकली ये जो ब्रेन है ये आपको डिफरेंशिएट करना सिखाता है दो चीजों में। इस ब्रेन की वजह से आप डिसीजन ले पाते हो। पर जैसे आपकी फिजिकल बॉडी ड्रॉप हुई, साथ में ब्रेन भी ड्रॉप हो जाएगा। अब आपके पास कोई डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटीज नहीं बचेंगी, तो आपके लिए कोई भी सिचुएशन सही या गलत नहीं होने वाली। आप जिस सिचुएशन में हो आप उसी सिचुएशन में रहोगे। तो इसीलिए जैसे फिजिकल बॉडी ड्रॉप हुई, फिजिकल बॉडी ड्रॉप होने से जस्ट पहले आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में थे, फिजिकल बॉडी ड्रॉप होने के बाद भी आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में कंटिन्यू करोगे, क्योंकि अब आपके पास आपको बताने वाला ब्रेन नहीं है। अगर आप फेयरफुल थे लास्ट मोमेंट में, आप तो आगे भी फेयरफुल ही रहोगे, क्योंकि अब आपको आपका ब्रेन नहीं बोलने वाला कि अरे फिर अब डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप ब्रेन तो फेयरफुल ही है ही रहोगे। नहीं, ब्रेन एग्जिस्टेंस में ही हाँ, नहीं बात। हाँ। तो हम्म, आप उसी उसी स्टेट ऑफ माइंड में आगे कंटिन्यू करने वाले हो। तो इसीलिए डेथ से पहले का जो लास्ट मोमेंट होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम्म, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ठीक से मैनेज कर पाए, अगर आप उसमें मेडिटेटिव हो पाए, अगर आप उसमें अवेयर, मेडिटेशन इज द अदर नेम फॉर अवेयरनेस, तो हम्म, अगर आप उसमें अवेयर खुद को कर पाए, हम्म, तो आपकी आगे की लाइफ भी उसके बाद वैसे ही कंटिन्यू होगी, आप अवेयरनेस से भरी लाइफ जियोगे। तो हम्म, व्हेन यू आर कंप्लीटली अवेयर, तो आप अपने रीबर्थ को रोक सकते हो।
रीबर्थ होने से रोक सकते हो एंड यू कैन बिकम फ्री। बट जैसा कि ये 90% केसेस 95% केसेस में नहीं हो पाता, तो इसलिए रीबर्थ होना इनएविटेबल है, आपको आना ही पड़ेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, आपके कार्मिक अकाउंट्स कैसे हैं, आपकी स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन कैसी है, वो सब चीजें फैक्टर इन होंगी। अगर कोई एनलाइटन मास्टर आपकी लाइफ में रहे थे, उनकी ग्रेस फैक्टर इन होगी बीच में, वो सब फैक्टर्स हैं। बट अज्यूमिंग कि बाकी सब चीजें नॉर्मल है, आपका रीबर्थ इनएविटेबल है उस केस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट मोमेंट में मेडिटेटिव होंगे कैसे, लास्ट मोमेंट में अवेयरनेस आएगी कैसे? तो वो एक सेकंड में नहीं होने वाला। बिल्कुल। लास्ट मोमेंट में अवेयरनेस या मेडिटेटिवनेस तभी आ पाएगी जब आपकी पूरी लाइफ आपने वैसे जी होगी, आपने मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया होगा। लास्ट मोमेंट में एकदम से आप नहीं मेडिटेटिव हो पाओगे अनलेस एंड अनटिल आपने उसकी बहुत प्रैक्टिस करी होगी थ्रू आउट योर होल लाइफ। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो आप लास्ट में वो मेडिटेटिव थॉट जगा पाओगे, खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे मेडिटेटिवनेस में, और उसके बाद आप अपना रीबर्थ रोक सकते हो। देयर आर चांसेस कि आप अपना रीबर्थ रोक सकते हो, वरना रीबर्थ होना इनएविटेबल। Okay, okay. And I have also read a concept called celibacy, या मतलब जो हम enlightenment की बात कर रहे हैं या spirituality की बात कर रहे हैं, उसके लिए celibacy practice करना like important है। I have read it. So is it so कि celibacy practice करना क्या important है, या फिर जो no fab बोलते हैं हम, या no fab भी practice करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? What are your thoughts around this? See, सिलिबसी हैज अ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस। मतलब आप कोई भी एंशियंट टेक्स्ट उठा के देख लो, कोई भी आप वैदिक टेक्स्ट को पढ़ लो, वहाँ पे सिलिबसी हर टेक्स्ट में आपको मिलेगा कि सिलिबसी को एक इम्पोर्टेंस दी गई है। करेक्ट। क्यों सिलिबसी को इम्पोर्टेंस दी गई है? बेसिकली हमारी बॉडी में देयर आर 7 एसेंशियल फ्लूइड्स, सप्त धातु बोलते हैं जिसे, जिसमें आपका मांस, मेड, शुक्र धातु, ऐसे करके 7 नाम होते हैं। उसमें जो 7th धातु होता है जिसे शुक्र धातु बोलते हैं, शुक्र धातु इज दी हाईएस्ट पोटेंसी वाला धातु। ऐसा बोला जाता है कि शुक्र धातु की एक ड्रॉप बनने के लिए 1000 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड बनने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उतनी एनर्जी एक ड्रॉप ऑफ शुक्र धातु बनने के लिए चाहिए होती है। ओके। एंड शुक्र धातु इज व्हाट इज योर लड़कों में स्पर्म और लड़कियों में वेजाइनल फ्लूइड, जो भी होता है, जो आपके ऑर्गेजम्स होते हैं, वो बेसिकली शुक्र धातु ही होता है। तो इतनी हाई पोटेंसी वाला एक फ्लूइड अगर रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी में से फ्लश आउट होता रहेगा, तो कैन यू इमेजिन कि कितना ज्यादा एक ड्रॉप बनने के लिए जितनी एनर्जी 1000 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड बनने में लगती है, एक ड्रॉप शुक्र धातु बनने में उतनी एनर्जी चाहिए। हाउ मच एनर्जी वी वुड बी रिक्वायरिंग? एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर आप सारा टाइम क्या शुक्र धातु के प्रोडक्शन में लग जाओगे, या फिर उस एनर्जी को आप सेव करके यूटिलाइज करोगे टू रीच हायर डायमेंशन? ये टोटली आपकी कॉल है। ये बिल्कुल आपकी कॉल है। अगर आप ये वाली कॉल भी लेते हो कि नहीं नहीं मेरे लिए वो सब मतलब नहीं है, मेरे को तो ये वाले प्लेजर्स चाहिए, तो वो भी गलत नहीं है। ये सब बिल्कुल आपकी कॉल है। बट अगर आपको इफ यू आर अ सिंसियर सीकर और आपको वो वाले डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है, तो सिलिबसी इज ओके। ओके। गाइडेड मेडिटेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि गाइडेड मेडिटेशन, या फिर कई लोग होते हैं कि म्यूजिक वगैरह से कर लेते हैं मेडिटेशन। सो क्या गाइडेड मेडिटेशन का कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम एंड वी गो टुवर्ड्स द अपर पार्ट, धीरे धीरे हम हर पार्ट पे ध्यान लगाते हैं, और लिटरली फील भी होता है कि कुछ चल रहा है ऐसे ऊपर नीचे। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है? आई थिंक गाइडेड मेडिटेशन एक तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग मेडिटेशन में प्रॉपर्ली इनिशिएट नहीं हुए, उन लोगों को गाइडेड मेडिटेशन हेल्प कर सकते हैं। या फिर जो इनिशिएट हो गए बट उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, और अब वो जब दोबारा बैठने की कोशिश करें तो वो नहीं बैठ पा रहे, तो उनको टू गिव अ स्टार्ट गाइडेड मेडिटेशन आर अ ग्रेट टूल आई वुड से। लेकिन अगेन आपको गाइडेड मेडिटेशन एक लेवल तक हेल्प कर सकते हैं, बट आई थिंक आपको खुद से बैठना आना ही चाहिए। मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनना, मतलब इंस्ट्रक्शन सुनना भी तो एक तरीके का एफर्ट मारना हो गया ना। और हम बोल चुके हैं कि मेडिटेशन इज एफर्टलेसनेस, तो सुनने में भी एक तरीके का एक एफर्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो आई थिंक वो चीज भी एलिमिनेट हो जाए कम्प्लीटली और आप अपने आप में एस्टैब्लिश हो पाओ, उसके लिए आपको ठीक से खुद से मेडिटेट करना ही पड़ेगा। बट हाँ, गाइडेड मेडिटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम चक्रास के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बोला कि देयर आर स्पेसिफिक टूल्स जिनसे आप कुछ चक्रास को स्पेसिफिकली कुछ चक्रास को टारगेट कर सकते हो। तो देयर आर स्पेसिफिक मेडिटेशन जो फॉर एग्जांपल मूलाधारा मेडिटेशन, मणिपुरा मेडिटेशन, अनाहत मेडिटेशन, ऐसे स्पेसिफिक चक्रास के लिए अलग अलग मेडिटेशन डिजाइंड है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली उन्हें टारगेट करना है तो उसके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल टूल है। ओके। ओके। So what are the 5 things you would like to tell to youngsters who are all out there कि उनको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए या उससे उनको क्या फायदा हो? Just to summarize what you got,
by doing meditation? I think फिजिकल लेवल पे हेल्थ पर्सपेक्टिव से देयर इज इनफ मेडिकल एविडेंस, देयर इज इनफ साइंटिफिक एविडेंस जो आपको बताता है कि फिजिकल लेवल पे इसके क्या बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन और इन सब चीज़ों के, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, एक हेल्दी लाइफ जीना, हाई इम्यूनिटी और ये सब चीज़ें तो हैं ही। आई थिंक इनके बारे में बात करने की अब जरूरत भी नहीं है, इतना क्लियर है ये सब चीज़ें। लेकिन आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सिर्फ जब आप खुद से ये चीज़ों में इंडल्ज करोगे तब तभी आप। तो मेरे पास एक्चुअली 5 पॉइंटर्स हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कहने के लिए कि ये एक्सपीरियंसेस अगर आपको लेने हैं हायर को हायर पॉसिबिलिटीज को अगर आपको रियलाइज करना है तो आपको इस चीज़ को करना है। If you want to see life beyond multiple जो आजकल हो गया है, you want to see beyond that, उसके बाद क्या है, if you want to see experience states of mind, जहाँ पर आप तो आई थिंक आपको ये करना चाहिए। Okay. So it's been a great podcast. I would say I would love to do another podcast with you जिसमें कि हम एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे. So it's been very great. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मिहिर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक उठाया। आई थिंक बहुत मिसकंसेप्शंस हैं ऑलरेडी दुनिया में, यंगस्टर्स में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये चीज़ें करनी की हैं या नहीं, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे साथ ये कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड यहाँ पर ऐसे ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछने के लिए थैंक यू। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई वाज एबल टू गाइड, अगर मैं किसी को भी गाइड कर पाया इन चीज़ों के थ्रू, तो आई थिंक मैंने जो भी अभी तक कुछ सीखा है वो यूटिलाइज हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच।